हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक बार हम देख लेंगे जो हमारा वीकली शेड्यूल है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे डेली एमसीक्यूज, रिवीजन, मेन करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, जो कि एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का भी आप शेड्यूल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एचपीएससी सेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का शेड्यूल एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारा शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं, जो कि एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022, बेसिक नॉलेज अबाउट एचपीजी के और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं। और इसी के साथ कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं, ये आप वीडियो पॉज कर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इनको कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज माय एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। यहां पर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है प्रीपोजिशन, जो हमारा चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस प्रीपोजिशन चैप्टर में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो हमारी रहती है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स ऐसे ही हैं जहां से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं अक्सर एग्जाम में। उनका मतलब क्या है कि जो वर्ब्स रहेंगी उनके साथ कुछ प्रीपोजिशंस है, वही उनके साथ हमेशा यूज की जाती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये वर्ब आपको दिखाई दे डील्स, ये वर्ब जब भी आपको दिखाई दे डील्स, तो इसके बाद कभी भी कोई बिजनेस या कोई भी वेंचर हमारा लिखा हो, ठीक है, इसके बाद कभी भी कोई बिजनेस या फिर कोई वेंचर हमारा लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन इन यूज किया करो। क्लियर? तो ऐसे ही आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस भी कहा जा सकता है, या फिर जिसको कहा जा सकता है कि फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन। ठीक है, तो डील इन, जब भी आप किसी वेंचर या किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं और उस समय वर्ब जो यूज की जा रही है वो डील यूज की जा रही है, तो आपको हमेशा ही डील के बाद क्या लिखना है, डील इन, है ना। उसके बाद कोई भी वेंचर लिखा हो, जैसे इन्होंने लिखा है स्पेयर पार्ट्स, यहां पे डील इन अटायर्स हो सकता है, डील इन गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, डील इन एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से जो डील की जा रही है उसके लिए जो प्रीपोजिशन है वो इन यूज करा करो। तो यहां पर जो एरर है वो क्या है, इन यहां पर आना चाहिए था, विद नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, माय एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे बहुत से और भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें हमें क्या देखना है कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन जिसको कहा जा सकता है, हालांकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन कभी हो ही नहीं सकती, हम इसको अगर दूसरे नाम से जाना चाहे तो ये फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है जी इतनी बात? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि ही इज annoyed, he is annoyed, ठीक है, at him, मैंने यहां पर लिख दिया he is annoyed at him। अब यहां पर एक वर्ब आपको दिखाई दे रही है annoyed, he is annoyed। annoyed जो वर्ब है, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो आप कैसे याद रखेंगे कि annoy हो, angry हो, ठीक है, या फिर disgust हो। ये जो वर्ब्स है जब भी आपको दिखाई दे तो इनके साथ आपको क्या करना है, इनके साथ आपको लिखना है या तो विद लिखोगे या तो आप एट लिखोगे। क्लियर? अब विद और एट कब कब लिखा जाएगा, जब भी कोई पर्सन हो, अनॉय के बाद, एंग्री के बाद या डिस्गस्ट के बाद, जब भी कोई पर्सन हो तो फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, विद लिखना है। ठीक है, तो कब लिखोगे, जब इसके बाद कोई पर्सन लिखा हुआ है। अगर कोई पर्सन नहीं है तो फिर आप एट लिखा करो, यानी कि कोई थिंग है तो आप एट लिखा करो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इस पर्टिकुलर फ्रेज से आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो डील इन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल्स पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर देन दैट न्यूज़पेपर। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन उठाया गया ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन उठाया गया। क्लियर? यानी कि प्रोनाउन का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन उठाया गया, और स्पेशली हम बात करें तो ये कहां से उठाया गया, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। कहां से? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमारे कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, दैट, दीज, दोस, ये क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर?
अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम एक बात समझ लेते हैं कि जो दिस और दैट है ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। और इसके साथ जो दीज और दोज हैं ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। अब दिस की प्लूरल फॉर्म दीज है और दैट की प्लूरल फॉर्म दोज है। क्या समझा हमने कि दिस की प्लूरल फॉर्म दीज है और दैट की प्लूरल फॉर्म दोज है। अब ये क्वेश्चन भी वहीं से पिक किया गया जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पर ना जो कंपैरिजन किया जा रहा है, किस किस का कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर, है ना, मैंने यहां पर लिखा आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर, दिस न्यूज पेपर, ठीक है, वर्सेस किसका, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपैरिजन होना चाहिए था। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा ही सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन होता है। जैसे कि मैं कह लो कि मैं एक स्टूडेंट का कंपैरिजन कभी किसी टीचर से नहीं कर सकता, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं किसी एक नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन लिविंग थिंग से नहीं कर सकता। अगर मुझे एक बैट का कंपैरिजन करना है तो दूसरे बैट से होगा, बॉल से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक टीचर का कंपैरिजन करना है तो वो दूसरे टीचर से होगा, वो किसी स्टूडेंट से नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट का कंपैरिजन करना है तो वो दूसरे स्टूडेंट से होगा। मतलब कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन सेम कैटेगरीज, ये हमारा कंपैरिजन का रूल है, क्लियर। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, कंपैरिजन जो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर का किससे हो रहा है, देन के बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने, दैट न्यूज़पेपर। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, दैट न्यूज़पेपर। अब मतलब क्या है, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन नहीं लिखा, उन्होंने सीधा क्या लिख दिया, दैट न्यूज़पेपर। मतलब कंपैरिजन कुछ इस तरह से है। यहां पर जो कंपैरिजन हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपैरिजन क्या देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर वर्सेस दैट न्यूज़पेपर। मतलब आर्टिकल का कंपैरिजन मैंने किससे कर दिया है, न्यूज़पेपर से कर दिया है। और आर्टिकल का कंपैरिजन किससे होना चाहिए था, आर्टिकल से ही होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक आर्टिकल का कंपैरिजन मैंने न्यूज़पेपर से कर दिया है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन गलत हो गया। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था कि आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर, ये होना चाहिए था। अब यहां पर मैंने आर्टिकल्स पब्लिश, मतलब इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि द articles published in this newspaper, the articles published in this newspaper are better than articles published in that newspaper, आ रही है बात समझ में। इस तरह से हमारा क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। मतलब इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाना चाहिए था कि द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर देन आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर। लेकिन आपको पता है कि एक ही नाउन को हम सेंटेंस में दोबारा से रिपीट नहीं करते, है ना। एक ही नाउन को हम एक ही सेंटेंस में दोबारा से रिपीट नहीं करते। तो इस वजह से मुझे क्या करना होगा, इस वजह से मुझे इसकी जगह पे कोई प्रोनाउन लिखने होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल पब्लिश्ड इन दैट न्यूज़पेपर का मतलब क्या है कि इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लिख देंगे, दोज, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर देन दोज इन दैट न्यूज़पेपर, आर बेटर देन दोज इन दैट न्यूज़पेपर, यानी कि यहां पर बेटर देन दोज इन, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आप एक बार कर मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर, मैंने कहा क्लाइमेट ऑफ
शिमला इज कोल्डर देन क्लाइमेट इन शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। क्लाइमेट इज शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे आप, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी इज अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। हेनरी इज अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट आसान सा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, यहां पर कि सोलोमन was a famous king. Solomon was a famous king for his justice. Solomon was a famous king for his justice. Clear? अब इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या है, सबसे पहली बात समझनी है क्या कि एडजेक्टिव क्या लिखा हुआ है। एडजेक्टिव इज फेमस, ये एडजेक्टिव है, और किंग क्या है, नाउन है। अब आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन लिखी हो, जैसे इस सेंटेंस में लिखी हुई है किंग के बाद फॉर, ठीक है, जब भी क्या हो किसी नाउन के बाद में एक प्रेपोजिशन लिखी हो, तो आपको क्या चेक करना है कि उस प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, क्या ये इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि जब भी किसी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन लिखी हो तो हमें क्या चेक करना है, हमें यह चेक करना है कि ये जो फॉर हिज जस्टिस जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये इस एडजेक्टिव का, नाउन के एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। अब वो कैसे चेक करेंगे, देखो सिंपल सी भाषा में तो मैं समझा दूं कि जब भी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन लिखी हो तो उस नाउन को छुपा के देख लिया करो एक बार, ठीक है। अगर इतना पार्ट सही बैठ जाए, इतना पार्ट अगर सही बैठ जाए इस नाउन को यहां से निकाल के, अगर मैं ऐसे कहूं फेमस फॉर हिज जस्टिस, तो क्या ये सही होगा? इज इट पॉसिबल, ऐसा कहना पॉसिबल है कि फेमस फॉर हिज जस्टिस? यस बिल्कुल है। तो उस समय क्या हो जाएगा कि ये जो फेमस फॉर हिज जस्टिस है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा ये? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ में आई बात? तो जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा तो फिर आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपको कैसे लिखना है, सोलोमन वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। सोलोमन वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। क्लियर? तब आपको इस तरह से इसको लिखना है। समझ गए इस बात को? समझ गए? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिला हमें कि उन्होंने कहा हेनरी, चलो यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। हेनरी इज अ कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग। अब बॉय जो है वो क्या है, यहां पर एक नाउन है। बॉय क्या है, यहां पर एक नाउन है, और इस नाउन के बाद ऑफ लिखा हुआ है। इस नाउन के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। तो फिर से वही करके देखो कि हेनरी इज अ बॉय केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर ऐसे करके देखें हम, सिर्फ इतना इतना देखें, कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, इज इट राइट? हाँ, ये इसके लिए ही बन रहा है। तो फिर हमने क्या लिखा है यहां पर, हमें ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था कि हेनरी इज अ बॉय केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। क्लियर? तो जब भी किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव जो लिखे गए हैं, है ना, जब वो नाउन के बाद लिखे गए प्रेपोजिशन का क्या बन रहे हो, कॉम्प्लीमेंट बन रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं क्या, मतलब उसको ऐसे लिखना है आपने कि उसका जो एडजेक्टिव है उससे पहले नहीं उसके बाद लिखा करो। आई बात समझ में? चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? एक इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए इन्वर्जन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। इन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का उल्टे क्रम में लिखना, मतलब किसी भी चीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, है ना।
मतलब जब भी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखे जाए दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखे जाए दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब इन्वर्जन जो है हमारी दो तरह से होती है, एक है पार्शियल इन्वर्जन और एक है कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, एक क्या है आपकी पार्शियल इन्वर्जन और एक है आपकी कंप्लीट इन्वर्जन। अब पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में डिफरेंस क्या है? पार्शियल इन्वर्जन में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा कि जो मेन वर्ब है वो किससे पहले आ जाएगी? सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का याद रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में डिफरेंस क्या है। क्लियर? अब आप जब एक चीज को याद रखना कि जब भी कोई सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू हो, क्या कहा मैंने? जब भी कोई सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू हो तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा करो, है ना? जैसे मैंने कहा here the man comes, here the man comes। अब यहां पर जो हेयर वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, अब ये जो हेयर वर्ड है ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। कौन सी? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? एडवर्ब से शुरू हो रहा है। तो कैसे लिखा जाएगा? इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है तो ये गलत लिखा हुआ है। हमें क्या लिखना होगा? हियर कम्स द मैन, मतलब वर्ब पहले और उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटेंस आपका किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो, जैसे कि सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन। इसका मतलब क्या होता है? नॉट ऑफन, अक्सर नहीं। तो ये जो है ये एक नेगेटिव एडवर्ब बनती है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस आपका किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो, जैसे सेल्डम है, नेवर है, नॉट है, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है। ठीक है, जब भी आपका सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप पार्शियल इन्वर्जन का यूज करेंगे। ये जो पार्शियल इन्वर्जन आपको यहां पे देखने को मिल रही है, आप इसका यूज करेंगे कब? व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव एडवर्ब। क्लियर? तो फिर क्या हो जाएगा? पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या? हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन हमें यहां पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है पैटर्न। हमने यहां पर क्या देखा कि सब्जेक्ट पहले है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। तो क्या करेंगे? इसको गलत करो और यहां पर क्या लिखेंगे? सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट। ठीक है, इसका ऐसे आंसर आना चाहिए था कि सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट इन क्लोज एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो जब भी सेंटेंस किससे शुरू हो, किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो, तो आपको क्या करना है? सेंटेंस को पार्शियली इन्वर्ट करके लिखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। क्लियर? अगर इतनी बात राजे आपको समझ में आ गई है सबको, तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं, उसका आंसर आप मुझे बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा, नेवर डू वी ब्लेम एनीवन अननेसेसरली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे। नेवर डू वी ब्लेम एनीवन अननेसेसरली, इसी पे बेस्ड है। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन क्या है? रमेश नो लिटिल जर्मन। ठीक है, नोज आना चाहिए था यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन में गलती लिखी हुई है, रमेश नोज लिटिल जर्मन। रमेश नोज लिटिल जर्मन। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखेंगे कि ये जो लिटिल वर्ड है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो लिटिल वर्ड है ये क्या हमें समझा रहा है? ये समझा रहा है क्या? हार्डली एनी। ठीक है, हार्डली एनी या फिर ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट नो। और ये जो वर्ड होता है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। इसको ऐसे समझ लेंगे, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो रमेश है वो जर्मन के बारे में नहीं जानता, वो जर्मन नहीं जानता।
अब इसके बाद उन्होंने यहां पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका क्वेश्चन टैग, जो आपका चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट पर जब हम लिसनर का रिस्पॉन्स जानने के लिए कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, है ना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लिसनर का रिस्पॉन्स। जैसे मैंने कहा कि सचिन एक महान क्रिकेटर है। अब मैं अगर आपका रिस्पॉन्स इस पे जानना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? क्या नहीं है? क्लियर? तो जब भी ये जो मैंने कहा जो यहां पर कि क्या नहीं है, ये बनेगा हमारा क्या? क्वेश्चन टैग। तो जब भी हम क्या करेंगे, लिसनर का रिस्पॉन्स जानने के लिए किसी स्टेटमेंट पे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करेंगे, जिसको हम टेल क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन टैग भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि he has achieved his goal, ठीक है, मैंने लिखा he has achieved his goal। आगे मैं फुल स्टॉप लगाकर, फुल स्टॉप ना लगाकर यहां पर कोमा लगा दूं, यहां फुल स्टॉप ना लगाकर यहां पर कोमा लगा दूं और फिर एक क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करूं, तो आपने क्या करना होता है? जो क्वेश्चन टैग होता है उसकी फॉर्म आप एक बार समझ लेंगे कि जो भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा, उसकी फॉर्म क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर इंटेरोगेटिव साइन आएगा। या फिर क्या हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और यही हेल्पिंग वर्ब आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का सीन कैसे है कि अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा कि ही हैज नॉट अचीव्ड हिज गोल, ही हैज नॉट अचीव्ड हिज गोल, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन टैग बनाना है। अब यहां पर जो, अगर हम पहले वाला एग्जांपल देखें तो यहां पर जो क्वेश्चन टैग है, जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब उठानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज, ठीक है, और इसके साथ नॉट लगा देना एब्रिविएटेड फॉर्म में। क्वेश्चन टैग में हमेशा हैज के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लगेगा वो एब्रिविएटेड लगेगा, यानी कि एब्रिविएशन में लगेगा कुछ इस तरह के। तो ही हैज अचीव्ड हिज गोल, हैजंट ही, ऐसे लिख देंगे। और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव लिखो, हैज ही। क्लियर? अब यही इसने यहां पर पूछा। अब हमें सबसे पहले क्या समझना था कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है? नेगेटिव है। जो स्टेटमेंट है वो क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ये भी और ये भी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब रमेश जो है इसके लिए डू आएगा या डज आएगा? डज आना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज आता है, ठीक है। किस किस के लिए? ही हो, शी हो, या फिर इट हो, या फिर कोई नेम हो, ठीक है, और वो सिंगुलर फॉर्म में हो नेम, तो फिर इसके लिए डज लगाया करो और बाकी जो केसेस बच के उसके लिए डू लगा दिया करो। किस किस के लिए? जैसे आई है, वी है, यू है और दे है, ठीक है, इनके लिए, या फिर कोई भी जो प्लूरल फॉर्म है उसके लिए आप क्या लगाओगे? उसके लिए आप लगाओगे डू। तो रमेश इज अ नेम इन सिंगुलर फॉर्म, देन वी हैव टू यूज डज। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट इज नेगेटिव, सो द क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? डज ही। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम, डज ही। समझ रहे बात? तो ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन थे और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट ग्रीन ट्रीज आर हेयर। अच्छा, कई बुक्स में ऐसे लिख दिया जाता है कि जब भी नथिंग बट लिखा हो तो फिर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जो है सिंगुलर आती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो यहां पर मैं समझाता हूं कि नथिंग के बाद जब भी बट लिखा हो तो ये बट जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन बन जाता है। नथिंग के बाद जब भी बट लिखा हो तो बट जो है ये प्रेपोजिशन बन जाता है। हालांकि बट जो है कंजंक्शन का काम भी करता है, लेकिन अगर नथिंग या समवन, समबडी या एवरीथिंग, ऐसे इनके बाद जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके बाद अगर क्या लिखा हो, बट लिखा हो, तो वो क्या बनता है? एक प्रेपोजिशन बनता है, ठीक है। जैसे एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, नथिंग हो गया, नो वन हो गया, इनके बाद अगर बट लिख दिया प्रेपोजिशन बनता है। अब प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो तो वो क्या बन जाता है? उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब भी किसी
प्रेपोजिशन के बाद, याद रखना, किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन लिखा हो या कोई प्रनाउन लिखा हो, या कोई नाउन लिखा हो या कोई प्रनाउन लिखा हो, तो उस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। उस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, जैसे मैंने कहा ही लुक्ड एट आई, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एट है ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखो, मी लिखो यहां। ठीक है, ही लुक्ड एट मी, इसलिए लिखते हैं ऐसे हम। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब हम लगाते नहीं है, तो हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? नथिंग। अब नथिंग जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में तो फिर वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। यानी कि नथिंग के लिए यहां पर वर्ब यूज की जा रही है, तो क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। और सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? इज। तो क्या हो जाएगा? नथिंग बट ग्रीन ट्रीज इज हियर। ठीक है, हालांकि ये बोलने में हो सकता है आपको थोड़ा सा उटक पटांग सा भी लग रहा हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा सेंटेंस, हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we really wanted to go to the park but we were told not to go out if it rained। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर जो आपकी वर्ब है we really wanted, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बात किसकी हो रही है? किसी पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब कर रही है, किसी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब कर रही है। अगर पास्ट इवेंट को जब भी कोई सेंटेंस एक्सप्रेस करे तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा करो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा करो। तो एक वर्ब तो यहां पर हमने देख ली, वी वांटेड टू गो आउट टू द पार्क बट वी वर टोल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। ठीक है, नॉट टू गो आउट इफ इट रेन, यहां पर रेन जो है ये क्या है? ये प्रेजेंट की फॉर्म लिखी है, गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना होगा? इफ इट रेन्ड। क्लियर? तो इस तरह से आप समझेंगे इस क्वेश्चन को कि जब भी कोई सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसमें बाकी भी पास्ट फॉर्म ही आने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट इज, सपोजिंग इफ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट अलाउ हिम टू कम इन। अब ये जो है ये क्वेश्चन उठाया गया आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी अगर स्पेशली मैं बात करूं तो ये है आपका सेमी क्लोज कंडीशन से, जिसमें क्या होता है आपका कंडीशनल क्लोज जो होता है, सेमी क्लोज कंडीशन में जो आपका कंडीशनल क्लोज होता है, ठीक है, सीसी लिख देता हूं मैं उसको यहां पर। तो जो आपका कंडीशनल क्लोज होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और जो रिजल्ट क्लोज होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देते हैं? या तो कुड लिख देते हैं, या तो वुड लिख देते हैं, या तो माइट लिख देते हैं। तीनों में से कोई एक लिख देते हैं। ठीक है, कुड वुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सपोजिंग इफ ही केम लेट, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है? वुड दे रखा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। यानी कि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये जो सेंटेंस है कौन सा एक्सप्रेशन में लिखा गया? इसको बोलते हैं हम सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हुआ? मोर देन नीडेड। ठीक है, मोर देन व्हाट इज नीडेड, कि जो हमें चाहिए अगर उससे ज्यादा, है ना, अननेसेसरी हम किसी चीज को लिख दे तो क्या हो जाता है? फिर वो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से भी हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सपोज और इफ जो है ये एक साथ नहीं आते। या तो आप लिखो इफ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट अलाउ हिम, या तो इस तरह से लिखो, या तो आप लिखो सपोजिंग ही केम लेट। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लिखो तो सही हो जाएगा। तो हमने यहां से क्या लिख दिया? सपोजिंग हटा दिया। अगर आप चाहो तो आप इफ भी हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट अलाउ हिम टू कम इन। आ रही है बात समझ में? इतनी बात आप लोग समझ ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन जो है उनको, जैसे मैंने लिख दिया वुड दैट इफ ही केम लेट। अगर मान लो इसकी जगह वैसे लिख देता कि वुड दैट इफ ही केम लेट, तो फिर से गलत है, क्योंकि वुड दैट भी इफ ही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है? कुछ हद तक सेम है, मतलब कुछ हद तक दोनों सेम है। तो दो कभी भी ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग कन्वे करे तो उनको एक साथ ना लिखा करो, एक क्लोज में ना लिखा करो, एक्सप्रेशन आपका सुपरफ्लुअस बन जाता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया सेंटेंस कि इट में पॉसिबल रेन टुडे। इट में पॉसिबल
ट्रेन टुडे। अब यहां पर जो मे है, मे का मतलब ही क्या होता है? मे का मतलब होता है इट इज पॉसिबल। मे का मतलब ही क्या होता है? इट इज पॉसिबल, यानी कि मे जो है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप इसके साथ फिर यहां पर पॉसिबल वर्ड कैसे लिख सकते हो, है ना? फिर आप इसके साथ यहां पर पॉसिबल वर्ड कैसे लिख सकते हो? आ रही बात समझ में? तो यहां पर पॉसिबल नहीं लिखना, फिर आप क्या करोगे? इट मे रेन टुडे। क्या करोगे? इट मे रेन टुडे। आ रही है ये बात समझ में? क्लियर? तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के क्वेश्चन भी हमने यहां पर समझ लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। A rise in rent and wages have been found to go together। ठीक है, a rise in rent and wages have been found to go together। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रनाउन उसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर इसके ऑब्जेक्ट होते हैं तो फिर वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर अ राइज जो है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इन जो है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो रेंट एंड वेजेस इसका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो नहीं लगती, किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? अराइज। तो राइज जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर। हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर। तो क्या हो जाएगा? A rise in rent and wages has been found to go together। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन ये यहां पर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। While standing under a mango tree, a ripe mango fell on him। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन उठाया गया ये नॉन फाइनाइट से प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो आप एक चीज देखें, यहां पर ना दो क्लोजेस हैं। एक क्लोज क्या है? वाइल स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, एक ये क्लोज है, और दूसरा क्लोज है अ राइप मैंगो फेल ऑन हिम। अ राइप मैंगो फेल ऑन हिम। अब यहां पर बड़ी समझने वाली बात है, मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब ये जो दो क्लोजेस हैं इसमें से ये जो क्लोज है, ये जो क्लोज है ये डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इसका खुद में मीनिंग कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जिस क्लोज का मीनिंग खुद में कंप्लीट ना हो, मतलब अगर इस सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना ही लिखता कि वाइल स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, क्या मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि अ राइप मैंगो फेल ऑन हिम, तो ये कंप्लीट है। हाँ जी, ये कंप्लीट है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो जाएगा? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या सीखना है कि जब भी इंडिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट गिवन ना हो तो हम मान लेते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लोज है उसी का सब्जेक्ट डिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट भी बन रहा होगा। क्या कहा मैंने? जब भी डिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट गिवन ना हो तो हम क्या मान लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट है वही क्या बन रहा होगा? इस क्लोज का सब्जेक्ट बन रहा होगा। तो एक बार देखते हैं करके कि ऐसा हो सकता है कि वाइल अ राइप मैंगो स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? क्यों? क्योंकि खड़ा कौन था? ही, क्योंकि हमने हिम लिखा है यहां पर, उसमें गिरा है तो वो खड़ा हुआ था वहां पर। तो ये तो इसका, ये जो राइप मैंगो इसका सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट क्लोज का, ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा। तो जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है? उस समय हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि इसका एक लॉजिकल सब्जेक्ट हमें वहां पर लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा? वाइल स्टैंडिंग अंडर, तो हम क्या करेंगे? वाइल ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, अ राइप मैंगो फेल ऑन हिम। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड a car knocked him down, a car knocked him down। ठीक है, while walking on the road a car knocked him down। क्लियर? अब यहां पर एक बात आप लोग समझ लेंगे कि ये जो है ये क्या है आपका? ये है डिपेंडेंट क्लोज, और ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज। एक डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी डिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट गिवन ना हो तो हम क्या मान लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट है वही इसका क्या होगा?
सब्जेक्ट होगा, ये हम मान लेते हैं। क्लियर? तो अब अगर हम ऐसे मान कर चले तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि while a car was walking along the road, a car knocked him down। तो क्या कभी कोई कार वॉक कर सकती है? कहना कार वॉक, किसी भी हालात में नहीं, है ना। तो कार तो वॉक नहीं कर सकती, तो वॉक कर कौन रहा था? जिसको उसने टक्कर मारी है। तो हमें क्या लिखना होगा? while he was walking along the road, a car knocked him down। ये हमें लिखना पड़ेगा, while he was walking along the road, a car knocked him down। क्लियर? तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन। ऐसे ही आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे ही आपके पास्ट पार्टिसिपल के क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे जिरेंट के, इन्फिनेटिव के, मतलब जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनसे रिलेटेड सारे चैप्टर छान मारिए और देखिए अच्छे से कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, फिर भी आपको लगता है कि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? जो भी हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें से जो एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का जो इनिशिएटिव है उसकी जो फीस आप देख सकते हैं 5000 फीस है, और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल फुल फ्लेज्ड, जो भी आपका सिलेबस है वो सारा पढ़ाया जाएगा, और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग करवा दिए जाएंगे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश सेक्शन से बहुत ज्यादा घबराते हैं, या फिर इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, और उन्हें लगता है कि यार इंग्लिश सेक्शन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसकी जगह जीएस प्रिपेयर कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा उनका लूप होल है कि उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन इसी साल हो जाए, जो आपका अपकमिंग ईयर है, इसी साल आप सिलेक्शन ले लें और एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय बन जाए आप, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े। अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो का या इन कॉन्सेप्ट्स का फायदा उठा सकें। क्लियर? अगर फिर भी आप चाहें हमारे साथ जुड़ना, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, तो आप हमारे कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे जो वीकली शेड्यूल देखना चाहते हैं, इसमें हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको भी देख सकते हैं। क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, और कोई भी अगर डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।